प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 12वीं का भूगोल का मॉडल पेपर 25 प्रश्नों का सेट है। लेकिन इन प्रश्नों को यदि आप गौर से ध्यान से सुनेंगे तो आपको इससे संबंधित एक प्रश्न में कम से कम 2-2, 3-3 प्रश्न मैं आपको बताते चलूँगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको रिवर्स करके दोबारा तिबारा देखेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित किस समूहन में, नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ध्यान देने वाली बात है, कई बार यह प्रश्न यह भी आ चुका है कि भारत के 4 महानगरों के नाम लिखिए। तो इसमें एक महानगर का नाम नहीं दिया है, कोलकाता। नीचे आप देखेंगे इसकी व्याख्या में मैंने 4 महानगरों के नाम लिख दिए हैं। लेकिन यदि यह प्रश्न पूछता है कि कहाँ पर प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो प्रवासी जनसंख्या मतलब बाहर से आकर वहाँ रहने वाले जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत जो है वो भी बम्बई में ही सर्वाधिक है। दूसरा प्रश्न यदि पूछेगा कि इन 4 महानगरों में से किस महानगर की जनसंख्या अधिक है, तो इसमें भी पहला ऑप्शन जो है वो मुंबई ही सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न इसमें से बन गए। 4 महानगरों के नाम, दूसरा पूछेगा इन महानगरों में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या। तो आप ध्यान देंगे कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है यहाँ पर बम्बई, जिसकी जनसंख्या है 2,13,47,412। ये 2011 के आंकड़े के अनुसार है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों की में किसकी साक्षरता दर उच्च है? तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर पहले से ही उत्तर आपके निशान पर लग चुका है। मैंने सबके साक्षरता प्रतिशत सामने लिख दिया है। इसमें ध्यान देने वाली और एक बात है, इससे और एक संबंधित प्रश्न बन सकता है कि इस समय वर्तमान समय में राज्यों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को जो एक राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो इस प्रकार से पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हो गए हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश की जगह अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 9 हो गई है। तो अभी कुल राज्यों की संख्या जो है वो 28 हो गई है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछ सकता है इस साल का। तो बताते चलें कि सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है, लेकिन यहाँ पर सर्टेन केवल 4 का दिया है इसमें। तो ये भी जान लेंगे कि यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या साक्षरता वाला राज्य जो है वो लक्षद्वीप है 2011 के अनुसार। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? तो रुको और जाओ निश्चयवाद जो है वो अमेरिकी विद्वान ग्रिफिथ टेलर जो थे उन्होंने दी थी। ये रुको और जाओ निश्चयवाद को नव निश्चयवाद भी कहा जाता है या नव नियतिवाद भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, ये अमेरिका के रहने वाले थे ग्रिफिथ टेलर। इसमें जो पहला ऑप्शन है रैटजेल, रैटजेल नहीं होगा। रैटजेल मानव भूगोल के जनक हैं। हमबोल्ट यदि पूछता है तो हमबोल्ट ने कास्मास की रचना की थी। और ब्लांस जो हैं ये फ्रांसीसी विद्वान हैं जो कि संभववाद के समर्थक हैं। तो अभी इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये जो लाल रंग से मैंने आपको उत्तर को, सभी उत्तरों को लाल रंग से हमने रंग दिया है। आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से, तो यूरोप में कुल 50 देश हैं और उन देशों में से वो काफ़ी जो देश है वो नगरीकृत है। तो उसमें से अभी ये 4 ऑप्शन दिए थे, सबसे अधिक इसमें नगरीकृत जो है वो बेल्जियम है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण फसल नहीं है? तो ध्यान देंगे, रोपण फसल से तात्पर्य ये रोपनी वाली फसल की बात नहीं हो रही है, इसमें धान नहीं आएगा। इसके अंतर्गत जो बागान में लगाई जाने वाली फसलें हैं जिनसे हम कम से कम 2 से अधिक सालों तक हम फसल का उत्पादन प्राप्त करते रहें और उन्हें बागानों के रूप में समूह में लगाए जाएं, तो इस प्रकार की फसल को हम रोपण फसल कहते हैं। चाय, काफ़ी, रबड़, कहवा, कहवा तो हो ही गया, काफ़ी और गन्ना,
इस प्रकार की जो फसलें हैं ये रोपड़ फसल के अंतर्गत आएंगी, मसाले भी इसमें आ जाएंगे। अब आते हैं, इसमें पूछता है ये कि गेहूं क्या है, तो गेहूं एक खाद्यान्न फसल है। अब अगला प्रश्न जो है 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो रबी की नहीं है। तो रबी की फसल आप सभी लोग जानते हैं कि इसी महीने में ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में, और यह मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। तो इस प्रकार से इसमें चावल जो है वो खरीफ की फसल है। शेष देखेंगे तो शेष सभी जो तीनों गेहूं, जौ और चना की फसल का बुआई है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कर लिया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, पिलानी नगर का संबंध क्या है। तो पिलानी नगर बताते चलें, ये आपको राजस्थान के झुंझुनू जिले में पड़ता है और यह एक शैक्षिक नगर है। यहाँ पर बिरला संस्थान, बिरला का जो बिट्स पिलानी करके है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थान है और ये इसके लिए पिलानी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से यह भी प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से नगर जो है खनन नगर हैं, धार्मिक नगर, औद्योगिक नगर। थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलें। खनन नगर ऐसे नगर जहाँ जिस नगर के आसपास के क्षेत्रों में खनिज का उत्पादन किया जाता है, जैसे धनबाद है, बोकारो है, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और पश्चिम सिंहभूम है, ये आपका लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से माइनिंग के लिए जो खनन नगर हैं वो धनबाद, बोकारो, दुर्गापुर, इस प्रकार से जो नगर दिए गए हैं। धार्मिक नगरों में ऐसे नगर जिनका धार्मिक महत्व है, जैसे हिंदुओं के लिए देखा जाए तो वाराणसी हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, मथुरा है, मुस्लिम के लिए अजमेर शरीफ है, और तो इस प्रकार से ऐसे नगर जिनका संबंध धर्म की क्रियाओं से है, धार्मिक अनुष्ठानों से है, धार्मिक प्रतिष्ठानों से है, मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध हैं, तो ऐसे नगरों को हम धार्मिक नगर कहते हैं। औद्योगिक नगर ऐसे नगर जहाँ पर उद्योग धंधे अधिक मात्रा में लगाए गए हैं और वहाँ पर जो जनसंख्या रहती है वो उद्योगों के कार्यों में संलिप्त है, तो इस प्रकार के जो नगर हैं वो औद्योगिक नगर कहे जाते हैं। जैसे यदि बात किया जाए तो टाटा का टाटा नगर हो गया, बरौनी हो गया जहाँ पर तेल शोधन कारखाना है, फिर मुंबई हो गया सूती वस्त्र के लिए, अहमदाबाद है, ये औद्योगिक नगरों में, जामनगर है जो कि गुजरात में है, सूरत है, ये भी औद्योगिक नगर है। यहाँ पर बहुत प्रकार के उद्योग धंधे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से औद्योगिक नगरों की जब बात आएगी 2 नंबर के प्रश्न में पूछता है ये औद्योगिक नगर, तो इसको आप ध्यान दे लेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे, 7वां है, कौन सी इसमें निम्नलिखित क्रियाओं में से सब प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप कौन है। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप वे आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं जिनका संबंध प्राथमिक संसाधनों के उपभोग से है। प्राथमिक संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग से, जैसे देखा जाए तो मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है और इस पर उगने वाली जो फसल है, तो यदि फसल उगाने का काम हम करेंगे तो उसे कृषि हम कहेंगे। तो कृषि इसमें प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। शेष आपको और बताते चलें, कृषि, पशुपालन, खनन और मछली पकड़ना, वनों से उत्पाद प्राप्त करना, ये सभी प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप हैं। इसमें उद्योग जो है वो, जिसमें विनिर्माण क्रियाएं आती हैं, ये द्वितीय क्रिया है। व्यापार एवं सेवा जो है वो तृतीय क्रिया है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू न्हावा सेवा पत्तन जो है वो कहाँ है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट, बड़ी मात्रा में आयात और निर्यात करने का एक केंद्र है और ये मुंबई में स्थित है। तो ये ध्यान देंगे। अब इसका नाम JLN पोर्ट कर दिया गया है। इसको हम न्हावा सेवा के नाम से भी जानते हैं। ये मुंबई में नौ परिवहन के लिए, मतलब समुद्री जहाज़ों के परिवहन के लिए, यहाँ पर विदेशों से समुद्री जहाज आके रुकती हैं। इसमें दूसरे अन्य पत्तनों की बात करते चलें तो चेन्नई जो पत्तन है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ये चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु की राजधानी है। इसको आप मानचित्र पर भी बना के अभ्यास कर लेंगे। हल्दिया ये कोलकाता में, पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। कोची जो है ये नौसेना का, नेवी का एक केंद्र है जो कि केरल राज्य में पड़ता है। तो इस प्रकार पत्तन को भी तैयार कर लेंगे। एक प्रश्न आया था, मुझे याद है कि
भारत के 4 पूर्वी और एक प्रश्न आया था, भारत के 4 पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो इसमें 4 पूर्वी और 4 पश्चिमी बंदरगाह के नाम आप तैयार कर लेंगे मानचित्र पर। ये आपके कार्य हैं, गृह कार्य हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है? तो धात्विक और अधात्विक हम लोग कक्षा 10वीं में पढ़े हैं। तो धातु वे खनिज होते हैं जो लचकदार होते हैं, जिनसे पुनः प्रयोज्य होते हैं और महंगे होते हैं, उनका घनत्व तो अधिक होता है। तो इस प्रकार से ये मैग्नीज, तांबा और लोहा ये धात्विक खनिज हैं, और ये अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। तो अभ्रक बताते चलें। अभ्रक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछेगा कि भारत विश्व में भारत का अभ्रक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहले नंबर पे अभ्रक का उत्पादन है। और अभ्रक उत्पादन में अगला प्रश्न है 10वां, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है? तो ये राजस्थान इसका उत्तर होगा। बताते चलें, ये कई बार इसमें 2 नंबर के प्रश्न में भी आया हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर ये कहाँ पे है और कैसे, इसकी लंबाई कितनी है। तो बता दें, ये भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है और ये बहुउद्देशीय है। ये हरिके बैराज जो कि पंजाब राज्य में स्थित है, जहाँ पर सतलज और ब्यास 2 नदियों का मिलन होता है, उन स्थान पर ये हरिके बैराज पंजाब में ये स्थित है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इंदिरा गांधी नहर पंजाब और राजस्थान 2 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका 132 किलोमीटर लंबाई पंजाब में तथा 470 किलोमीटर लंबाई जो है वो राजस्थान में है। और इसे राजस्थान की गंगा भी, मरु गंगा भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर भी है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। आते हैं अगला प्रश्न की तरफ। काफ़ी, चना, कपास इत्यादि कौन सी फसल है? तो इसमें 4 टॉपिक दिया गया है। आपको नीचे हम बताते चलें कि कैश क्रॉप जो है नकदी फसल या कैश क्रॉप वे फसलें होती हैं जिनको हम मार्केट में ले आते हैं और उसका तुरंत हमको मूल्य मिल जाता है। तो कपास, चना, काफ़ी ये ऐसे फसलें हैं जिनका हम, जो कि कैश क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ आप देख सकते हैं रबड़, कपास, जूट, चाय, कहवा, तंबाकू, सब्जियां, ये सब क्या है? कैश क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। मतलब इसको मार्केट में ले आकर तुरंत इससे हम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें हम नकदी फसल भी कहते हैं। इसमें पहला और जो अन्य इससे प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो इसमें 2-3 प्रश्न बन सकते हैं इसमें से कि रेशेदार फसलें कौन सी है? तो वे वैसे फसलें जिनसे हम रेशा या धागा प्राप्त करते हैं, जैसे कपास हो गया तो ये रेशेदार फसल हो गई, जूट हो गया ये भी रेशेदार फसल हो गई। तो ऐसे फसलों से जिससे हम रेशा प्राप्त करते हैं उन्हें हम रेशेदार फसल कहेंगे। पेय फसलें, जिन फसलों से हम पेय पदार्थ तैयार करते हैं, जैसे चाय, काफ़ी, कोको, ये सभी पेय फसलों के भी अंतर्गत आते हैं। खाद्यान्न फसल में क्या होगा? तो भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है चावल और गेहूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं नीचे आपको रबी, खरीफ और जायद का भी उधर एग्जाम्पल दिया गया है। रबी क्या है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये रबी के अंतर्गत आते हैं। खरीफ के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द ये आते हैं। तो नोट कर लेंगे क्योंकि ये पूछ देता है कई बार कि रबी फसल क्या है। तो ये लिखना पड़ता है कि इसकी बुआई कब होती है, इसकी कटाई कब होती है, कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में जनघनत्व तो कम पाया जाता है? तो कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि किन क्षेत्रों में जनघनत्व तो कम होता है। तो आपको बताते चलें, ये ध्रुवीय क्षेत्र है जो कि बहुत ठंडा रहने के कारण ये भी यहाँ पर जनघनत्व तो बहुत कम होता है। ऑस्ट्रेलिया में आधा से अधिक भाग जो है वो शुष्क मरुस्थलीय भाग है, तो यहाँ पे भी बहुत यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो कम है। पश्चिमी चीन का जो भाग है वो पूरा पठारी है, जिसमें क्यूनलुन, तियान शान ये सब जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो यहाँ भी
तो इसमें सबसे अधिक घना बसा जो है दक्षिणी एशिया के देश है। दक्षिणी एशिया में आपका भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो देश हैं जो कि भारत के एकदम सटे हुए देश हैं, ये सब दक्षिणी एशिया के देश कहलाते हैं। तो इसमें सबसे अधिक घनत्व वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान का मतलब होता है ASEAN, इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन इसका हिंदी में नाम है। तो बताते चलें कि इसमें ब्रुनेई, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे के सारे जो देश हैं ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं और ये सभी के सभी इसके सदस्य हैं। वर्तमान समय में आसियान का जो मुख्यालय है वो है इंडोनेशिया में जकार्ता और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार 2 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ है, किस राज्य में है। तो इसमें सबसे छोटा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एक राज्य है गोवा, यहाँ में अनुसूचित जनजाति की संख्या बहुत कम है। सर्वाधिक मात्रा में पूछेगा तो सर्वाधिक में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही अधिक है इस नाते यहाँ पर SC हो ST हो ये भी संख्या में अधिक पाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश, ये 1-2 प्रश्न और इसको बताते चलें। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 17.5% भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो ये कई बार ये भी प्रश्न आया हुआ है कि अभी पिछले साल ये प्रश्न आया था कि भारत में दूसरा सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, तब जाके बिहार। तो आते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, 1106 यहाँ का जनघनत्व है। अगला प्रश्न है कौन सा अवस्थापना का कारक नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि उद्योगों की अवस्थापना होती है, जब कहीं उद्योग लगाए जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या वस्तुएं अनिवार्य है। तो पूंजी अनिवार्य है, वनस्पति इसमें नहीं ऑप्शन होगा क्योंकि वनस्पति से संबंध नहीं है कि कोई भी उद्योग धंधे लगाते हैं तो वहाँ पेड़ पौधों कोई अवस्थिति के लिए कोई प्रमुख कारक नहीं है। उद्योगों की अवस्थिति के लिए पूंजी अनिवार्य है, ऊर्जा के साधन अनिवार्य है और बाजार होना चाहिए, जो वहाँ पर उत्पादन हो उसके लिए मार्केट होना चाहिए। तो ये 3 कारक हैं और इसमें वनस्पति जो है वो अवस्थापना का कारक नहीं होगा। अगला प्रश्न है मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई बताते चलें कि ये मुंबई हाई भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। इसको मुंबई उच्च, ये महाराष्ट्र से पश्चिम में जो अरब सागर है उसमें एक स्थान है, वहाँ पर जहाज ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं जहाँ से तेल को समुद्र से निकाला जाता है। तो मुंबई उच्च भी पूछ सकता है, बॉम्बे हाई भी पूछ सकता है, मुंबई हाई, ये 3-3 4-4 नाम इसी के हैं। चलिए अब आगे अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र है। तो विजयनगर इतिहास में भी आप लोग नाम सुने होंगे। तो विजयनगर कर्नाटक में, देखिए इसको हाईलाइट करना मैं भूल गया था। तो विजयनगर जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, इस्पात यहाँ पर है। अगला जो है 18वां प्रश्न है ITDP, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1992 में प्रारंभ किया गया था। ये इसके लिए तीसरा प्रश्न सही होगा। अगला प्रश्न है कि बालाघाट प्रसिद्ध है। तो बालाघाट जो है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है और कई बार पूछता है, एक और शब्द पूछता है मलज खंड। तो मलज खंड तांबे के लिए है और बालाघाट जो है वो मैग्नीज के लिए, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बालाघाट जो है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और भी बताते चलें कि ये बालाघाट में भारत का 80% मैग्नीज यहीं से बालाघाट से खनन होता है। तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। तो ये
4 कारखानों का नाम दिया गया है। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। तो आपको बताते चले हैं, यहाँ पर विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये समुद्र तट के किनारे स्थित है। विशाखापट्टनम से और संबंधित 3-4 प्रश्न आपको बताते चलें। विशाखापट्टनम जो है वो पूर्वी तट का, भारत का पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह है और भारत का अधिकांश जो लोहे का निर्यात है इसी पत्तन से किया जाता है। हालांकि गोवा से भी होता है, लेकिन यहाँ से भी लोहे के कच्चे माल का निर्यात जो है जापान को किया जाता है और ये विशाखापट्टनम से होता है, ये आंध्र प्रदेश में है। दुर्गापुर जो है वो संयंत्र जो है वो ये पश्चिम बंगाल में है, विजयनगर कर्नाटक में है। तो आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं, यहाँ पर विशाखापट्टनम ये किनारे साइड में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये विशाखापट्टनम। तो आप ये मानचित्र में ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पर। ये सलेम भी, ये यहाँ भी लौह इस्पात कारखाना है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और ये जमशेदपुर आप जान ही रहे हैं, ये आपका झारखंड में है। और ये भिलाई है, ये भी आपका लौह इस्पात कारखाना है। और तो ये भी, इसमें 4 कारखानों के नाम दिए हैं। और नीचे ये पूछा हुआ है कि सलेम तो सलेम यहाँ पर तमिलनाडु में पड़ता है। तो मानचित्र को आप, यदि प्रश्न नहीं समझ में आएंगे तो इसको 2 से 3 बार देखेंगे वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो सूती वस्त्र के मामले में बताते चलें कि यहाँ पर मिलों की संख्या गुजरात में कम है। सबसे अधिक जो मिलें हैं वो हैं महाराष्ट्र में। हालांकि इसमें महाराष्ट्र का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इसमें गुजरात पहले नंबर पे होगा, ठीक है। गुजरात काटन के मतलब कपास के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। अगला है मिकिर पहाड़ी अवस्थित है। तो मिकिर पहाड़ी जो है वो असम में अवस्थित है। असम का एक काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सिंह वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और इसी एक काजीरंगा के नेशनल पार्क में ही ये मिकिर पहाड़ी है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन्हें मिलाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 2 है वो दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है। दिल्ली से नीचे आने पर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में जो सासाराम से आप जो मोहनिया होते हुए, डेहरी होते हुए निकल जाता है, कोलकाता तक जाता है, ये दिल्ली कोलकाता मार्ग है। और इसमें बता दें और आपको याद दिला दें कि NH8 जो है, जो कि दिल्ली से मुंबई को जोड़ता था, दरअसल में पिछला 2 साल पहले काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे पहले वाराणसी से कन्याकुमारी सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था NH7, लेकिन अब बदल गया, अब 44 हो गया है, जो कि जिसे हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहते हैं। देखिए यहाँ मानचित्र में आप ध्यान दे सकते हैं, ये श्रीनगर का एरिया है और श्रीनगर से ये आपका ऐसे होते हुए उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाला ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक अब ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हो गया है, ठीक है। इस पे भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है गद्दी जनजाति पाई जाती है। तो गद्दी जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। यदि गद्दी नहीं पूछेगा तो एक टोंडा भी बहुत प्रसिद्ध जनजाति है जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। तो कई बार ये क्वेश्चन गद्दी की जगह पूछ देगा टोंडा जनजाति कहाँ की है, तो टोंडा तमिलनाडु की और गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। अगला अंतिम जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक संख्या में है। तो बता दें आपको कि गोंड जो है, जो कि सबसे अधिक संख्या में यह जनजाति है, ST के अंतर्गत आती है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आती है। और कभी कभी पूछ देता है कि ये गोंड जाति जो है वो कहाँ है, तो ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। यहाँ संथाल पूछेगा तो संथाल जो है वो झारखंड की जनजाति है। भील जो है वो राजस्थान की जनजाति है। उरांव जो है ये भी झारखंड की जनजाति है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके हैं। आगे मैं छोटे छोटे प्रश्नों का भी एक लेक्चर वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। नहीं समझ के पाने की स्थिति में इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत इससे लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।